अध्यक्ष महोदय, आप भी कभी सदर अस्पताल में कभी जा करके जाइए, डॉक्टरों से मिलिए, थोड़ा पूछिए कि भाई यहाँ क्यों ऑपरेशन नहीं होता है। ये बातें आप कर रहे हैं इसमें कोई तथ्य नहीं है महोदय, कोई फैक्ट नहीं है। मैं देख रहा हूँ महोदय, हर जिले हॉस्पिटल में ऑपरेशन होता है। अगर किसी का हाथ पैर भी टूट जाए तो रांची रिम्स से या तो रेफर कर देते हैं। अब बेवजह अगर इस तरह से बातें कर रहे हैं, हो गया। ये समझ से परे महोदय। एक और बात महोदय, क्योंकि वहां पर डॉक्टर नहीं है, पर्याप्त, इस कारण से ऑपरेशन नहीं होता है। अगर हाथ पैर भी टूटा तो फिर लोग या तो प्राइवेट अस्पतालों में लोग चले जाते हैं या तो आप यहाँ चले आते हैं। आयुष्मान कार्ड के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं मंत्री बाबूलाल जी, मैं कहना चाहता हूँ ये बात सही है कि दो कमरे में आयुष्मान कार्ड भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग चला रहे थे, हॉस्पिटल चला रहे थे महोदय। अब तो उन प्राइवेट अस्पतालों के भी आपने हालत ये कर दिया। पहले जो लोगों को मिल रहा था सुविधाएं आयुष्मान योजना के तहत, उसमें भी आपने कैटेगरी कर दिया। कुछ तो हमने रोका है, हमने कहा कि नहीं, अभी 30 जो गांव में 30 जहां पे 30 बेड हॉस्पिटल होगा वहां मान्यता देंगे और शहर में 50। अभी रुका नहीं महोदय, हमने 6 महीना कहा कि इसे विस्तार करो। हॉस्पिटल रुक नहीं सकता महोदय, ये तो इमरजेंसी सेवा है। आपको मैंने एक्सटेंशन किया है, 6 महीना समय दिया है बाबूलाल जी, इसको तो देखिए बढ़िया से। हम बंद नहीं करेंगे हॉस्पिटल को, हम हॉस्पिटल बंद नहीं। बोलिए बाबूलाल जी। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि मंत्री को जब उनका विभाग का विषय आएगा उस समय जवाब देंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, नहीं तो हर मंत्री बीच में खड़े हो जाते हैं, लय सब टूट जाता है, ये सब करना। ठीक। तो इसलिए मैं कह रहा था कि भाई आप बजट पर बजट, अनुपूरक बजट अभी तुरंत पास किए, फिर आप ये करें। हमारे ये नहीं कहना है कि आप बजट लाइए, लेकिन बजट में जो सदन से आप स्वीकृति लेकर के जनता के भी जाते हैं तो काम करेंगे। आपके मंत्री, आपके पदाधिकारियों काम करें, काम चोर नहीं बने। अभी तक के जो ये रिपोर्ट देख रहा है उसमें तो काम चोर, आप झारखंड जैसे राज्य में यहाँ की स्थिति क्या है। अब इसलिए मैं तो कहता हूं कि ये बजट लगता ही नहीं है कि कहीं कोई गरीबी उन्मूलन का ये बजट होगी, क्योंकि झारखंड में अगर आज आप देखें तो झारखंड प्रदेश के अंदर में 41% लोग गरीबी रेखा से नीचे है। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी आबादी है और 41% लोग गरीबी रेखा से नीचे है। और गरीबी रेखा से नीचे उसके जो मापदंड होता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक महीना 1632 रुपया जो कमाता है, यानी उससे कम जो कमाता है, या प्रतिदिन 54.40 रुपया से कम कमाता है, उसको गरीबी रेखा से नीचे ग्रामीण क्षेत्रों का माना गया है। शहरी क्षेत्रों में 1944 रुपया प्रति माह और 664 रुपया 80 पैसा प्रतिदिन के हिसाब से जो कमाता है, यानी ये आप सोच सकते हो, ये तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के आधार पर ये तय हुआ था। और उसमें भी जो गरीबी रेखा से जो पात्रता है, जिसको हम आय प्रमाण पत्र कहते हैं, तो वो 27,000 रुपया से उनका आय कम होना चाहिए, यह स्पष्ट है। उनका कच्चे मकान होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि इतनी बड़ी संख्या में गरीबों की है यहाँ पर 41%। आज अगर वो लोग, अगर पहले हम लोग सुनते थे लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन आज अगर वो भूख से नहीं मरते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा देन है इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। मुझे कहने में प्रसन्नता है, कोरोना काल से देश के तो 80 करोड़, झारखंड में भी 2,64,00,000 लोगों को, 2,64,25,000 ऐसे कुछ लोग हैं जिसको प्रत्येक महीना 5 किलो मुफ्त में अनाज भी दिया जा रहा है। तो हमें इतना बड़ा सपोर्ट मिलता है, इतना बड़ा हमें सहयोग मिलता है। तो हमारा क्या दायित्व है? राज्य का दायित्व है, राज्य सरकार का दायित्व है कि हम उसके लिए योजना बनावे ताकि उसको हम अपलिफ्ट कर सके। अध्यक्ष महोदय, झारखंड बने अब 25 साल हो रहे। 25 साल में ये चर्चाएं होती है कि बीजेपी बहुत दिनों तक राज्य किया। मैं आज यहां कहना चाहता हूं सदन में, 25 वर्षों का अगर आप देखेंगे तो 13 वर्षों तक बीजेपी की सरकार रही है। 11 वर्षों तक इधर जो लोग आज बैठे हुए इनकी सरकार रही है, राष्ट्रपति शासन रहा है, इनके कार्यकाल में रहा है।
और आप तो इस कार्यकाल मिला है तो उससे भी आपकी अधिक हो जाएगी, इसलिए आप अपनी जवाबदेही से आप बच नहीं सकते। ये बार बार इस बात को कहते हैं सदन के पटल पर कि भाई आपने, बीजेपी ने इतने वर्षों तक गाड़ी को पटरी से उतार दिया। भाई आप कर क्या रहे थे? आप भी इतने लंबी समय तक इस राज्य में सरकार चला रहे थे, चाहे दिल्ली के हाथों राष्ट्रपति शासन के हाथों चलवा रहे थे। इसलिए अध्यक्ष महोदय और देश की सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो इस राज्य के विकास के लिए जो सपोर्ट करती है, और एक बात मैं और जरूर कहूंगा, कल भी विषय उठा था, यार राय जी यहाँ उपस्थित अभी नहीं है सदन में, लेकिन वित्त मंत्री जी काफी समझदार है, मैं समझता हूं कि इस विषय पर वो गहनता से विचार करेंगे। हम बार बार 1,36,000 करोड़ की बात करते हैं, मैं बार बार कहता हूं मैं आपको साथ दूंगा, लेकिन आप प्रॉपर चैनल से, ठीक प्रकार से, कहां से पैसा मिलेगा, कब कब का क्या पैसा है, ये तो आपको वहां पर प्रयास करनी पड़ेगी। लेकिन आप वो प्रयास नहीं करते, कह रहे हम सरकार को चिट्ठी लिख दी। हमने उसका प्रश्न का उत्तर में से हम देख रहे थे, आपने क्या लिखा हुआ है उसमें, कहीं पर आपने लिखा है कि वो क्या बोलते हैं, ड्यूज है नॉन पेमेंट लैंड, क्या है, कंपेंशन में। तो अब ये बताओ, ड्यूज है कॉमन कॉज MMDR एक्ट के तहत, ड्यूज है वेस्ट कोल, कहने का मतलब है कोल कंपनी भी यहाँ CCL है, BCCL है, ECCL है, अलग अलग कंपनी, उन्होंने जमीन लिया, उनकी डूबा, तो आप उसके ऊपर आपको प्रॉपर लाइन से आपको प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप रास्ते से नहीं प्रयास करिएगा तो आप दौड़ते रहिएगा। कहते हैं ना कि कोई टेक्निक से, या फिर हम गणित क्या कहते हैं, पढ़ाई लिखाई गणित में औसत छात्र रहे, तो औसत जो छात्र होता है तो उसको क्या कहते हैं, थोड़ा रटाया जाता है कि भाई रट करके गया, इसको याद कर ले उसका सूत्र। तो जब तक आप उस सूत्र को पकड़ करके पैसे लेने के लिए प्रयास नहीं करिएगा तो आपके वास्तविक पैसे कितने हैं तब वो आपको मिल पाएगी। अगर राजनीति करनी है, पिछले 5 साल भी आपने राजनीति किया, अगले 5 साल भी अगर आपको ऐसे ही राजनीति करनी है अध्यक्ष जी, तो मुझे कुछ भी नहीं करना है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि जो मंत्री है विभाग के या वित्त मंत्री है, तब निश्चित रूप से उससे आप देखिए कब का क्या क्या है, कौन सी आपका पब्लिक सेक्टर में पैसा क्या, कब का क्या बचा हुआ है, लेकिन आप वो करेंगे नहीं क्योंकि आपको उसमें कोई रुचि नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए मैं आज कहूंगा कि अध्यक्ष जी, ये जो बजट इन्होंने पेश किया है, बजट देखने में लंबी चौड़ी, लेकिन उस बजट में कुछ लगता नहीं है कि आगे कुछ करने वाले हैं, कुछ दिखाने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो ध्यान सरकार को देनी चाहिए थे वो आज नहीं दे रहे। आज भी शिक्षा के क्षेत्र अगर आप देखें उसमें किस प्रकार से स्थिति खराब है। अस्पतालों के भी अगर आप देखें, मंत्री जी पता नहीं कहां चले गए, कि है यहीं पर। हम कहेंगे कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर को मैं कहता हूं अब आपको ध्यान में रखना चाहिए 3,634 डॉक्टरों के पद स्वीकृत है, लेकिन काम कितना कर रहे हैं? 2,210 डॉक्टर कर रहे हैं। और ये आज का रिपोर्ट नहीं है, पिछले 5 सालों से यही हालत है। आप ठीक नहीं करेंगे तो आपके कैसे अच्छे होंगे। मरीज आप कह रहे हैं कि हम रांची में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, अच्छी बात है, आप बनाइए, हम इसको रोक नहीं रहे। और रोकेंगे कैसे? रोकेंगे, सरकार है, बनानी भी चाहिए, 1 नहीं 2 बनाइए। लेकिन बना हुआ मेडिकल कॉलेज की स्थिति क्या है? आप संथाल परगना से आते हैं, आखिर दुमका के, देवघर के, बाकी जगह के मरीजों को फिर यहां तक आना क्यों पड़ेगा? अब दुमका में मेडिकल कॉलेज पिछले रघुवर दास जी की जब सरकार थी बन करके तैयार हुआ, उद्घाटन भी हुआ। अब वहां क्या शिक्षक का जो पद है 140 है, लेकिन कार्यरत कितना है? 62 है, आधे से भी कम है।
अब जरा सोचिए, पलामू में मेडिकल कॉलेज है, पलामू से क्यों आएंगे? वहीं पर डॉक्टरों को पदस्थापित करिए उस क्षेत्र के लोग, रिम्स में भीड़ बढ़ेगी नहीं। और उसी के लिए मेडिकल कॉलेज भी बनाया जा रहा है, आगे आप कह रहे हैं जिला में भी बनाएंगे। तो पलामू मेडिकल कॉलेज में वहां पर शिक्षकों का पद 140 है, कार्यरत कितना है? मात्र 59 है, यानी रिक्त पद आपका 81 है। अध्यक्ष महोदय, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज है, प्राध्यापक की पद वहां 140 स्वीकृत है, लेकिन काम वहां कितना कर रहे हैं? कार्यरत है मात्र 75, और वहां भी रिक्त पद है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो हालत है, आप जरा इसको सुधारिए। अध्यक्ष महोदय, जिला अस्पतालों में जाकर के देख लीजिए, सब जगह वहां कोई ऑपरेशन नहीं होता है। सामान्यतया शायद राज्य की सभी अस्पतालों की यही स्थिति होगी। अध्यक्ष महोदय, आप भी कभी सदर अस्पताल में कभी जाकर के जाइए, डॉक्टरों से मिलिए, थोड़ा पूछिए कि भाई यहाँ क्यों ऑपरेशन नहीं होता है। अगर किसी का हाथ पैर भी टूट जाए तो रांची रिम्स से या तो रेफर कर देते हैं, या फिर आपका कहाँ में रेफर कर, धनबाद या कहीं जाओ, या प्राइवेट हॉस्पिटलों में, क्योंकि वहां पर डॉक्टर नहीं है। पर्याप्त इस कारण से ऑपरेशन नहीं होता है। अगर हाथ पैर भी टूटा तो फिर लोग या तो प्राइवेट अस्पतालों में लोग चले जाते हैं, या तो आप यहां चले आते हैं। अब तो उन प्राइवेट अस्पतालों के भी आपने हालत ये कर दिया। पहले जो लोगों को मिल रहा था सुविधाएं आयुष्मान योजना के तहत, उसमें भी आपने कैटेगरी कर दिया। कुछ 1 मिनट बाबूलाल जी, 1 मिनट। आप डॉक्टर का नाम लिए इसीलिए कुछ बोल रहा है, डॉक्टर के हिसाब से बोलिए। सीनियर सर लीडर हैं सर, और जिस प्रकार की बातें रख रहे हैं, निश्चित तौर पर अगर कोई सुझाव अच्छा है तो दीजिए। जो बातें आप कर रहे हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है महोदय, कोई फैक्ट नहीं है। मैं देख रहा हूँ महोदय, हर जिले हॉस्पिटल में ऑपरेशन होता है। आप अब हमको कोई डिटेल बता के दीजिए कि अगर हमारे जिले हॉस्पिटल में ऑपरेशन नहीं हो रहा है तो मैं कार्रवाई करूंगा उस पर। आप बेवजह अगर इस तरह से बातें कर रहे हैं, हो गया, ये समझ से परे। महोदय, एक और बात महोदय, आयुष्मान कार्ड के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं मंत्री बाबूलाल जी, मैं कहना चाहता हूं कि बात सही है कि 2-2 कमरे में आयुष्मान कार्ड भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग चला रहे थे, हॉस्पिटल चला रहे थे महोदय। इसको हमने रोका है। हमने कहा कि नहीं, अभी 30 जो गांव में 30 जहाँ पे 30 बेड हॉस्पिटल होगा वहाँ मान्यता देंगे, और शहर में 50। अभी रुका नहीं महोदय, हमने 6 महीना कहा कि इसको विस्तार करो। हॉस्पिटल रुक नहीं सकता महोदय, ये तो इमरजेंसी सेवा है। आपको मैंने एक्सटेंशन किया है, 6 महीना समय दिया है बाबूलाल जी, इसको थोड़ा देखिए बढ़िया से। हम बंद नहीं करेंगे हॉस्पिटल को, हम हॉस्पिटल बंद नहीं। बोलिए बाबूलाल जी। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कह रहा हूं कि मंत्री को जब उनका विभाग का विषय आएगा उस समय जवाब देंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, नहीं तो हर मंत्री बीच में खड़े हो जाते हैं, लय सब टूट जाता है, ये सब करना। ठीक, चलिए। तो मैं ये कह रहा था कि उन्होंने कई हॉस्पिटलों को बंद कर दिया, लेकिन जो आपने मापदंड तय किया है अध्यक्ष महोदय, उस मापदंड में मैं कह सकता हूं गरीब तो बेचारा इलाज ही नहीं करा पाएंगे। यानी जो पैसा की सरकार बात करती है 10 लाख 15 लाख देने की, तो ले ही नहीं पाएंगे लोग। इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, देखना चाहिए। हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई लूटे, लेकिन आप देखिए कि उनका इलाज कहाँ होता है, कहां तक उनकी पहुंच है गरीबों की, आप जरूर देखिए। फिर अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी सी शिक्षा विभाग के भी हालत के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। क्या जी स्थिति क्या है? अगर हमने जो ऐसा बताया कि 41% लोग यहाँ गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके बाल बच्चे कोई प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ नहीं सकते हैं, उतने पैसे उनके पास नहीं है, सरकारी विद्यालयों में शिक्षक नहीं है। आज प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षकों की पद जहां 59,193 पद जहां स्वीकृत है, वहां आज भी 25,000 से अधिक पद रिक्त पड़े हुए। प्रश्न के उत्तर में आता है प्रक्रिया चल रही है, लेकिन हम लोग प्रक्रिया पिछले 5 वर्षों से भी देख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बार बार एग्जाम होता है, एग्जाम में पेपर भी लीक हो जाता है, परीक्षा रद्द हो जाता है, बच्चे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। आखिर ये परिस्थितियां क्यों पैदा होती है? भाई हमको ऐसा मजबूत नियम को बनावे ताकि नियुक्ति हो जाए समय से, ताकि गरीब के बच्चे वहां पढ़ सके।
आज भी इतना शिक्षकों की जो पद रिक्त पड़े हुए हैं उस पर हमें विचार नहीं करेंगे तो कैसे हुए। हर स्कूलों में, मैं इसलिए आंकड़ा डाटा में बहुत उल्लेख नहीं करना चाहता हूं कि हर जगह, हर क्षेत्रों में, चाहे प्राइमरी एजुकेशन में हो, चाहे हायर एजुकेशन में हो, सब जगह ये समस्या है। अगर इन समस्याओं को हम दूर नहीं करेंगे तो फिर उन गरीबों का कैसे भला होगा? गरीब अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? अध्यक्ष महोदय, मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा जी के स्कॉलरशिप जो विदेश बच्चों को भेजते हैं, अच्छी बात है, मैं उसके लिए सरकार की सराहना करता हूं, लेकिन उतने में काम नहीं चलेगा। आप उन बच्चों के बारे में जो 41% परिवार है झारखंड में, 41% जो आबादी है, वो जो बच्चे अपने बच्चों को ITI में नहीं पढ़ा सकते हैं, पॉलिटेक्निक में नहीं पढ़ा सकते, इंजीनियर नहीं बना सकते हैं, डॉक्टर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं है। साल में 1 लाख रुपया ये सामान्य इंजीनियरिंग पढ़ाई में खर्च होता है। बच्चों को नर्स नहीं बना सकते हैं। अब उन बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार को अदा करना चाहिए और सरकार को सामने आना चाहिए, तभी तो ये गरीबी की हम उन बच्चों को आगे ले पाएंगे। नहीं तो ये गरीबी रेखा से 41% लोग रहेंगे। और इकोनॉमिक क्या कहते हैं, ये टेक रिपोर्ट में भी आपने देखा होगा कि हमारा क्या है, उस समय की क्या पोजीशन थी झारखंड को, या टेक रिपोर्ट या शायद आर्थिक सर्वेक्षण किसी में पढ़े थे जो कि इतना कॉपी मिल गया है। हम 2001 में भी हम वही 26वां पोजीशन पर थे, आज भी वही 26वां पोजीशन पर है। तो ये स्थिति हमें ठीक करनी पड़ी। कौन करेगा? सरकार को ठीक करना है। आप जहां सहयोग चाहेंगे हम सहयोग देने को तैयार हैं, लेकिन आपकी नीयत होनी चाहिए सहयोग लेने की। इसलिए हम अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ सुझाव के तौर पर दिया, लेकिन आप जो इस प्रकार की भ्रम की स्थिति पैदा करते, और जब बजट में सरकार उत्तर देंगे वित्त मंत्री जी, तो मैं जरूर कहूंगा कि आप बताना कि आप रिसोर्स यानी पैसे को कहां से इकट्ठा करेंगे। इन सारे विषय को आप लाएंगे। हम सब लोग इस सुनने के लिए, हम ही नहीं, सदन ही नहीं, पूरा राज्य जानना चाहेगी कि आपने इतने बड़ा बजट तो बनाया, अच्छी बात है। आपकी जो पिछले कार्यकाल में जो काम हुआ उससे तो लगता नहीं है कि आप उसको जुटा पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रामेश्वर उरांव जी।